लेबनान को कुछ हद तक स्वतंत्रता मिली जबकि फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा था। 66 सीरिया और लेबनान के लिए विची उच्चायुक्त जनरल हेनरी डैंस ने राष्ट्र की स्वतंत्रता में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 1941 में विची अधिकारियों ने जर्मनी को सीरिया के माध्यम से इराक में विमान और आपूर्ति ले जाने की अनुमति दी, जहां उनका इस्तेमाल ब्रिटिश सेना के खिलाफ किया गया। यूनाइटेड किंगडम को डर था कि नाजी जर्मनी कमजोर विची सरकार पर दबाव डालकर लेबनान और सीरिया पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेगा, इसलिए उसने अपनी सेना सीरिया और लेबनान में भेज दी। लेबनान में लड़ाई समाप्त होने के बाद जनरल चार्ल्स डी गॉल ने इस क्षेत्र का दौरा किया। लेबनान के अंदर और बाहर दोनों तरफ से राजनीतिक दबाव के तहत डी गॉल ने लेबनान की स्वतंत्रता को मान्यता दी। 26 नवंबर 1941 को जनरल जॉर्ज कैट्रोक्स ने घोषणा की कि लेबनान स्वतंत्र फ्रांसीसी सरकार के अधिकार के तहत स्वतंत्र हो जाएगा। 1943 में चुनाव हुए और 8 नवंबर 1943 को नई लेबनानी सरकार ने एक तरफा जनादेश को समाप्त कर दिया। फ्रांसीसियों ने नई सरकार को कैद करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेबनानी राष्ट्रवादियों ने एक अनंतिम सरकार की घोषणा की और ब्रिटिश ने उनकी ओर से कूटनीतिक रूप से हस्तक्षेप किया। लेबनानी राष्ट्रवादियों के तीव्र ब्रिटिश दबाव और विरोध के सामने फ्रांसीसी ने अनिच्छा से 22 नवंबर 1943 को सरकारी अधिकारियों को रिहा कर दिया और लेबनान की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये कहा जा सकता है कि राष्ट्र संघ या उसके उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र की ओर से किसी भी औपचारिक कार्रवाई के बिना ही फ्रांसीसी शासनादेश समाप्त हो गया था। शासनादेश अनिवार्य शक्ति की घोषणा और नए राज्यों द्वारा स्वयं अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ समाप्त हुआ, जिसके बाद अन्य शक्तियों द्वारा बिना शर्त मान्यता की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसका समापन संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक प्रवेश के रूप में हुआ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 78 ने किसी भी सदस्य राज्य के लिए संरक्षण की स्थिति को समाप्त कर दिया। ट्रस्टीशिप प्रणाली उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए हैं, जिनके बीच संबंध संप्रभु समानता के सिद्धांत के सम्मान पर आधारित होंगे। 69 इसलिए जब संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया, 5 स्थायी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसमर्थन के बाद, क्योंकि सीरिया और लेबनान दोनों संस्थापक सदस्य राज्य थे, दोनों के लिए फ्रांसीसी शासनादेश उस तिथि को कानूनी रूप से समाप्त हो गया और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 70 दिसंबर 1946 में अंतिम फ्रांसीसी सैनिक वापस चले गए। लेबनान के 1943 के अलिखित राष्ट्रीय समझौते के अनुसार इसका राष्ट्रपति मैरोनाइट ईसाई होना चाहिए, संसद का अध्यक्ष शिया मुस्लिम होना चाहिए, इसका प्रधानमंत्री सुन्नी मुस्लिम होना चाहिए और संसद का उपाध्यक्ष और उप प्रधानमंत्री ग्रीक ऑर्थोडॉक्स होना चाहिए। 71 स्वतंत्रता के बाद से लेबनान के इतिहास को राजनीतिक स्थिरता और उथल पुथल के बारी बारी से दौरों द्वारा चिन्हित किया गया है, जो वित्त और व्यापार के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में बेरूत की स्थिति पर निर्मित समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मई 1948 में लेबनान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध में पड़ोसी अरब देशों का समर्थन किया, जबकि कुछ अनियमित बलों ने सीमा पार की और इजराइल के खिलाफ छोटी झड़पें की। ये लेबनानी सरकार के समर्थन के बिना था और लेबनानी सैनिकों ने आधिकारिक तौर पर आक्रमण नहीं किया। 73 लेबनान ने तोपखाने की आग, बख्तरबंद कारों, स्वयंसेवकों और रसद समर्थन को कवर करने के साथ बलों का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की। 745-6 जून 1948 को लेबनानी सेना, जिसका नेतृत्व तत्कालीन राष्ट्रीय रक्षा मंत्री अमीर मजीद अरसलान ने किया, ने अल मल्किया पर कब्जा कर लिया। ये युद्ध में लेबनान की एकमात्र सफलता थी। 75 कैमिली चामोन के राष्ट्रपतित्व में लेबनान ने आर्थिक उछाल का अनुभव किया। युद्ध के कारण 100,000 फिलिस्तीनी लेबनान भाग गए। युद्ध विराम के बाद इजरायल ने उन्हें वापस लौटने की अनुमति नहीं दी। 76 2017 तक 174,000 से 450,000 फिलिस्तीनी शरणार्थी लेबनान में रहते हैं, जिनमें से लगभग आधे शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। हालांकि ये अक्सर दशकों पुराने होते हैं और पड़ोस से मिलते जुलते होते हैं। 77 अक्सर फिलिस्तीनियों को कानूनी तौर पर संपत्ति रखने या कुछ व्यवसाय करने से रोक दिया जाता है।